हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। सो गाइस, आज हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। उसके थ्री मेथड्स जो हम पढ़ते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, उसके एक बार हम फॉर्मेट को क्विक रिवाइज करेंगे। और ये जो फैक्टर है आइटम्स ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जैक्टली में टू दी पॉइंट पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो हम देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक्स। वहाँ पे आपको ये अपडेट मिलता रहेगा कि मेरी क्लास कब अपलोड होती है, ताकि आपको इजीली मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है मेथड्स, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं तो इसको हम वैल्यू एडेड मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं हम डिस्पोजिशन मेथड। तो सर्कुलर फ्लो के जो थ्री फेजेस होते हैं, उसी से बनता है हमारे ये नेशनल इनकम के मेथड्स, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं हम। अब ये देखते हैं, हम क्विक रिवाइज करते हैं कि जब ये फॉर्मेट आता है तो हम इस बेस पे हम एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम कैसे फाउंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए इन ऑल सेक्टर इट्स अबाउट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तब हम टोटल करते हैं तीनों सेक्टर को, तो वो आता है जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब ग्रॉस डोमेस्टिक से, जब जीडीपी से हमें जब एनडीपी पे जाना होता है तो क्या करते हैं, हम जी से एन पे आते हैं। तो डेप्रीशिएशन को क्या करते हैं, लेस करते हैं। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, पीपी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एमपी है और यहाँ पर अगर हमें एफसी पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो सेम एज यहाँ पे हमने किया है, जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, जो भी हमारे ऑल सेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के बाद हमारे पास आया जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिशिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, इसको हम लेस करते तो आता है हमारा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में जब एनएफआई है यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। इसको हम जब ये वैल्यू जो आती है उसको ही हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको ऐड करते हैं तो हम हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ही इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। समहाउ क्या होता है कि वैल्यू एडेड मेथड को किसी अदर वे से, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, उस बेस पे भी पूछा जाता है। वहां पे मतलब यानी कि ऑल सेक्टर्स की नीड नहीं होती, वहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या निकालते हैं, हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में डाला है, वो हम देखेंगे। अब आ जाते हैं हम इनकम मैथड पे। इनकम मैथड में क्या आता है कि कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और जो इनकम मेथड होता है इसी को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इनकम मेथड होता क्या है, and it is measured stage of when factor incomes, that means rent, wages, interest and profit, are paid out by enterprises to the owner of factor of production। यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज हैं उसके बिहाफ में जो फैक्टर पेमेंट की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, हम इनकम मेथड बोलते हैं। इसको हम जानते हैं एनडीपीएफसी के नाम से। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हम तीन भाग में बांटते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सारी वैल्यू को जब ऐड करते हैं, ये जनरली क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाता है, उसी बेस पे हम इस इनकम मेथड से नेशनल इनकम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आता है हमारे पास एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब यहाँ पर तो क्या था कि जीडीपी एमपी था, तब हमने डेप्रिसिएशन लेस किया, एनआईटी लेस किया, देन वी रीच एनडीपीएफसी। बट इनकम मेथड को ऑलरेडी हम एनडीपीएफसी से ही जानते हैं, ये ऑलरेडी एनडीपीएफसी है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एनएफआईए ऐड करेंगे, तब हम रीच करते हैं कहाँ पर, नेशनल इनकम पे, एनएनपीएफसी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिक्स्ड इनकम में जितने भी डॉक्टर की इनकम हुई, टीचर की इनकम हुई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एंड प्रॉफिट ऑल्सो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नाउ वी रीच एक्सपेंडिचर मेथड। इसका जो डिटेल में जो सारी क्लैरिफिकेशन है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बना के डाली हुई थी, आप वहां पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। ये मैंने क्विक रिवीजन के लिए एक बार डाला है, ताकि जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल हो जाए कि क्या क्या वैल्यू एडेड मेथड में हम कंसिडर करते हैं, क्या हम इनकम मेथड में कंसिडर करते हैं, क्या हम एक्सपेंडिचर मेथड में। नाउ वी डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनल में आते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, प्राइवेट आता है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। जीडीसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कॉस्ट एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो ये वैल्यू निकालने के बाद आता है हमारे पास जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन वी रीच एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे, देन वी रीच एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। अब ये होता है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जीएफसी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें भी तीन होते हैं, तीन क्या होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। नेट एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, यानी कि इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होती है। समटाइम्स आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने को बोल देगा, समटाइम्स आपको मिक्स्ड इनकम निकालने को बोल देगा, समटाइम्स आपको डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन दिया होगा, इनकम मेथड से आपको कैलकुलेट करने को बोल देगा, या आपको वैल्यू एडेड मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये जो फॉर्मूला में जो पॉइंट्स हैं ये एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे, जहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है या एक्सपेंडिचर मेथड से है। तो ये क्वेश्चन इजीली आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बट आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद रहना चाहिए, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि आपको कि किस किस पॉइंट के अंदर क्या क्या हम कंसिडर करते हैं। अब हम वैल्यू एडेड मेथड से एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि समटाइम्स आपको सेक्टर्स के बारे में नहीं दिया होता, ठीक है, सेक्टर्स नहीं दिए होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये सेक्टर्स नहीं दिए होते हैं जीवीए निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमें वैल्यू एडेड मेथड निकालना होता है, यानी कि प्रोडक्शन मेथड निकालना होता है। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है इसका होता है फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट के सारे फॉर्मूले ये जो ऊपर लिंक आपको शो हो रहा है इसमें दिए हुए हैं, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब नाउ वी डिस्कस दिस क्वेश्चन। सपोज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, यानी कि फर्म ए एंड फर्म बी, दो फर्म दे रखी है, ठीक है। तो हमें दोनों के दोनों का हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड निकालना है। बट यहाँ पर दे रखा है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि ये परचेज कर रहा है किससे, फर्म ए से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट है, क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपोर्ट इसको बोल सकते हैं। अब सेल्स बाय फर्म, यानी कि ये फर्म बी की सेल्स है। अब हमें पहले फर्म ए का निकालना है, तो हम पहले ए की सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सेल्स बाय फर्म ए 110 दे रखा है, तो 110 हमने यहाँ पे लिखा, प्लस एक्सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है 30, तो हमने यहाँ पे 30 लिखा। ओके, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, ठीक है, ये दे रखा है 30, तो हमने ये क्या लिखा, यहाँ पे 30 लिखा, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे फर्म ए का देखते हैं क्या दे रखा है, फर्म ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 35, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, यानी कि 35 माइनस 20 माइनस 35,
तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है 125 लाख। ओके, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, वैल्यू एडिड निकालना है। तो वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडिड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 125 लाख, हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको बोलते हैं, परचेज और इंपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है। तो परचेज यहाँ पे दे रखा है, यानी कि परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो 50, एंड इंपोर्ट कितना दे रखा है यहाँ पर, इंपोर्ट दे रखा है दिस वन, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये क्या है, इंपोर्ट है हमारा, तो हमने लिख दिया 30। तो कितना आता है वैल्यू एडिड 45 लाख। तो ये नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, और इसको हमने किससे निकाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आउटपुट से। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि आपको ये पता रहे कि जब हम जीवीए निकालते हैं तो डजेंट मैटर कि आपको ऑल सेक्टर्स ही वहां पे दिया हो, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट से भी ये जीवीए निकालना पड़ता है, वैल्यू एडिट निकालना पड़ता है, प्रोडक्शन मेथड। ओके, अब फॉर्म बी का देखते हैं, फॉर्म बी का भी सेम सिचुएशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स देखते हैं यहाँ पे कितनी दे रखी है, सेल्स बाय फॉर्म बी 90, हमने यहाँ 90 लिख दिया। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बी का देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30 एंड क्लोजिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 20 माइनस 30, तो ये हमने लिख दिया। तो 80 लाख हमारा आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड वैल्यू एडेड सेम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 80 लाख, एंड यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो वी सी कि वेयर इज परचेज, परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो यानी कि बी से लिया है, तो ये हम लिख सकते हैं 50, एंड यहाँ पे दे रखा है परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, यानी कि ये किसका है, फर्म बी का, तो 50 यानी कि परचेज यहाँ दे रखा है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, तो आता है वैल्यू एडेड 30 लाख। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ईजी लगेंगे और आप अच्छे से कर पाओगे। तो वैल्यू एडेड मेथड हमने निकाला फर्म ए का और फर्म बी का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज पे। यहाँ पे दे रखा है आइटम्स एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम विद रीजंस। गाइस होता क्या है कि आजकल सर्टेन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं कि किसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, किसको हम डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाते हैं एग्जामिनर, और बहुत अच्छे से बनते हैं, आपको जनरली देखे जाएंगे, देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको कुछ पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे कि जो एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं नेशनल इनकम में क्या क्या हम कंसिडर करते हैं और क्या क्या कंसिडर हम नहीं करते हैं। फर्स्ट है अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। तो गाइज ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। नेशनल इनकम क्या बोलता है, नेशनल इनकम इज सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स कि इनकम चाहे इंडिया में अर्न की गई हो, चाहे इनकम चाहे बाहर से अर्न की गई हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री से की गई हो, इंडिया में की गई हो चाहे बाहर से की गई हो, दोनों ही केस में पर्सन शुड बी ए नॉन रेजिडेंट। क्या होना चाहिए, पर्सन शुड बी ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, विच मीन्स कि वो उस कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में अर्न करता हो चाहे वो बाहर से करता हो, बट पर्सन क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट, normal resident whose economic interest lie in that country and who is stay in India more than 1 year. Okay, तो यहाँ पे कह रहा है अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। और नेशनल इनकम में हम वो चीज लेते हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्टिव जिससे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर है, वो क्या कर रहा है, अपने शेयर से इनकम अर्न कर रहा है, तो वो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, डेफिनेटली इट विल नॉट इंक्लूडेड। क्यों, ये क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि जो ये होता है ये एक फाइनेंशियल क्लेम होता है, इट्स यू कैन से इट्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये एक जस्ट लाइक अ ट्रांसफर ओनरशिप होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी जाती है, ठीक है। तो इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट दे रखा है कैपिटल गेन्स टू इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी। कैपिटल गेन के बारे में बोला है, तो कैपिटल गेन टू इंडियन रेजिडेंट, ठीक है, और कहाँ से शेयर को सेल किया गया है, फॉरेन कंपनी को, ठीक है। तो इट विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। क्यों? जो कैपिटल गेन है वो कोई करंट फ्लो में ऐड नहीं किया जा रहा, किसी भी करंट फ्लो की गुड्स एंड सर्विस में ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन है जो वो कोई भी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये क्या है, एक पर्सन है जो अपने शेयर्स को सेल कर रहा है, किसी फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स है उनको वो सेल कर रहा है, ठीक है। किसको? इंडियन रेजिडेंट को। तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, अपने लिए काम हो रहा है ये, तो डेफिनेटली इट विल नॉट इंक्लूड। फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड, तो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो क्या होगा, इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल्सो ट्रांसफर इनकम, ठीक है, नो एडिशन टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रोकरेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर, जो ब्रोकरेज पेमेंट है वो सेल ऑफ शेयर, इट विल इंक्लूडेड और नॉट? डेफिनेटली इट विल इंक्लूडेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कमीशन एजेंट है, ठीक है, जो प्रोडक्टिव रेंडरिंग सर्विस में काम आ रहा है। कोई भी जो भी ब्रोकरेज पेमेंट जो होता है वो एक क्या है, एजेंट का कमीशन है। जो एजेंट का जो कमीशन होता है जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम आता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड फिफ्थ पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है इट विल इंक्लूडेड और नॉट? डेफिनेटली इट विल नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। वाई? बिकॉज इट्स ओनली ट्रांसफर पेमेंट टू दोज हु आर अनएम्प्लॉयमेंट, तो इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, तो we will not include it in national income. And sixth point is given salary received by Indian employee. सैलरी किसके द्वारा रिसीव की गई है? इंडियन एम्प्लॉय के द्वारा वर्किंग अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि जो एम्बेसीज होती हैं, कंसुलेट होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं कि जो जिस कंट्री में अगर ये प्लेस्ड है तो डजेंट मीन कि वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है कि जो सैलरी रिसीव किसी इंडियन एम्प्लॉई ने सैलरी रिसीव की है जो वर्किंग है किसमें? इंडियन एम्बेसी में है, तो क्या होगा, इट विल इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड? क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या होगा? इट विल पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि जो सैलरी रिसीव की गई है वो किसके द्वारा की गई है? इंडियन एम्प्लॉयज के द्वारा। और इंडियन एम्प्लॉय कहाँ पर, जो अमेरिकन एम्बेसी है वो कहाँ स्टेब्लिश्ड है? इंडिया में। तो नेशनल इनकम में क्या बताता है? नेशनल इनकम में बताता है कि पर्सन इंडियन होना चाहिए, चाहे वो इंडिया के बाहर से इनकम जनरेट कर रहा हो चाहे इंडिया के अंदर से इनकम जनरेट कर रहा हो। तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इन नेशनल इनकम। फ्री मील्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज टू देयर एम्प्लॉयज। फ्री मील, ठीक है, क्या दिया जा रहा है? फ्री मील्स दी जा रही है, किसको दी जा रही है? एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स आएगा, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉय को। तो इट विल ऑल्सो इंक्लूड, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या दिया जाता है कि सैलरी इन वेजेस इन कैश में भी दी जाती है, काइंड में भी दी जाती है, अदर जो बेनिफिट्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक दैट वो भी इंक्लूडेड होते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज। रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है इट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? इसलिए होती है क्योंकि इन कैन नॉट बी बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन वेजेस इन काइंड। अगर हम किसी भी अपने एम्प्लॉय को अगर क्या देते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही तो पार्ट होगा। अब वो कैश में ना देकर किस में दिए जा रहा है? काइंड में दिया जा रहा है, और जो काइंड में दिया जा रहा है तो वो इट विल इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। Purchase of uniform for nurses via hospital. So guys, it will included or not? It will not included because uniform जो होती है वो only work के लिए होती है. It's not about called compensation like that. So it's only used for work only. So that's why it will not included in the national income. अब sale of an old house. Old house को क्या किया है? Sale किया है. तो it will not also consider in
नेशनल इनकम बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। ठीक है, ऑलरेडी इसकी सारी ट्रांजेक्शन पहले ही रिकॉर्ड हो गई हैं। अगर हम दोबारा रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होगा, वो करंट प्रोडक्शन का तो पार्ट है ही नहीं, और करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो हम इसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमने नेशनल इनकम के ये पॉइंट्स देखे हैं। ये पॉइंट्स आप मेरे ख्याल से जितनी बार करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ के बताए हैं ताकि आपको इजीली समझ आए, और ये रिपीटेड पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब डोमेस्टिक इनकम का देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है या नहीं होता। अब डोमेस्टिक इनकम क्या बोलता है कि इनकम जनरेटेड तो होनी चाहिए, बट चाहे वो बाहर का बंदा करता हो चाहे वो इंडिया का बंदा करता हो, बट कहाँ होनी चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होनी चाहिए, इनकम जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो फॉरेन कंट्री का बंदा यानी कि अब्रॉड से नॉन रेजिडेंट हो चाहे वो रेजिडेंट हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ क्या होता है कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होनी चाहिए, इनकम जनरेट होनी चाहिए, तो वो डोमेस्टिक इनकम में हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। जो कुछ एजम्पशन हमने मानी थी कि कुछ एक्सेप्शन थी, कि जैसे एम्बेसी हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं कि वो ऐसे होती है कि जैसे कि कोई इंडियन एम्बेसी है जो कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है, रशिया में, तो इट विल नॉट कंसिडर of domestic territory of Russia. It will consider of Indian domestic territory. Same as salary to Indian resident working in Russian embassy in India. So it will consider is Russian domestic territory. Russia's domestic territory. It's not part of Indian domestic territory. तो क्या होगा? It will not included in domestic factor income of India. ठीक है, सेम एज अगर इस क्वेश्चन की जगह ये होता कि सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी विच इज सिचुएटेड इन एब्रॉड, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इट डोमेस्टिक पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज कि एम्बेसी होती है, अगर वो इंडिया की एम्बेसी है जो बाहर स्टेब्लिश्ड है तो तब भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, और अगर रशियन एम्बेसी है वो इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से एम्बेसीज बेस्ड पे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो किसको दिया जा रहा है, फॉरेन कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है। इट विल ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम इन इंडिया, बिकॉज फॉरेन कंपनी इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट है गिफ्ट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हर एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंस डे। गिफ्ट दिया जा रहा है तो ये क्या एक ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट हो गया, तो हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन फॉरेस्ट, ठीक है, किसके लिए, तो इट विल इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो गुड्स है आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है। ठीक है, जो डोमेस्टिकली क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया जाए, तो इट विल इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। फाइनेंशियल एड्स क्या हो गई, सहायता हो गई, रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से क्या हो गया, एक सहायता मिली है तो वो क्या होगी, इट विल ऑल्सो कंसिडर इज ट्रांसफर इनकम, तो वी विल नॉट इंक्लूडेड। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम एब्रॉड, ये भी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज डिडक्टेड वाइल एस्टिमेटेड द डोमेस्टिक इनकम। जो भी इसकी इम्पोर्ट वैल्यू है वो हम पहले ही डिडक्ट कर चुके हैं, तो हम इसको अगेन कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स क्रिएट डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से एम्बेसी वेस्ट पे एंड ये फाइनेंशियल एड्स एंड गिफ्ट ग्रांट्स हो गया, इन सब चीज पे, ये इन पे जो पॉइंट्स है वो क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये पॉइंट था कि मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूं कि क्या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं क्या नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, एज वेल एज। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे पॉइंट्स, आपके कॉन्सेप्ट और ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि मेरे को और वीडियोस बनानी चाहिए और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू so much.